नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं बीएससी नर्सिंग चौथे वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम आपको सुरक्षित मातृत्व की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें गर्भ धारण से पहले, गर्भ अवस्था, प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद, नवजात शिशु की देखभाल एवं परिवार नियोजन के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं गर्भ धारण पूर्व परामर्श, यानी कि गर्भ धारण से पहले आपको किन चीज़ों की सलाह लेनी होती है। तो गर्भ धारण पूर्व परामर्श या फिर गर्भ धारण पूर्व सलाह का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले पति व पत्नी डॉक्टर से मिलते हैं, जिसमें डॉक्टर उन्हें गर्भावस्था के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। इसमें कुछ ऐसी ज़रूरी जांचें भी शामिल होती हैं जो माँ और बच्चे को गर्भावस्था के दौरान आने वाले खतरे से बचाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपको गर्भ धारण से पहले किन किन सलाह की आवश्यकता होती है। नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा नाम रीना है। मैं आपसे ना गर्भ धारण करना चाहती हूँ, तो उसके बारे में मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अच्छा, तो क्या आपने पहले भी कभी गर्भ धारण किया है? नहीं। अच्छा, तो आप इससे पहले क्या कोई गर्भ निरोधक दवाइयाँ ले रहे थे? मैम, मैं ले रही थी, पर कुछ समय पहले ले रही थी। अच्छा, यदि आप भी कोई गर्भ निरोधक दवाइयाँ ले रही हैं और अब आप गर्भ धारण करना चाहती हैं, तो आपको उन गर्भ निरोधक दवाइयों को अभी से छोड़ देना है। मतलब गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले से आपको वो दवाइयाँ बंद कर देनी हैं। इसके साथ ही आपको गर्भ धारण के लिए अपने शरीर को 3 महीने पहले से ही तैयार करना है। शरीर की तैयारी में आप अच्छा खान पान और वह अपने वज़न की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे खान पान के लिए आप आयरन व कैल्शियम युक्त खाना खा सकती हैं। आयरन के लिए आप जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ, चुकंदर व गुड़ चना ले सकती हैं। इसके साथ ही कैल्शियम के लिए आप दूध व दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही, दूध, छाछ ऐसे पदार्थ को अपने खाने में शामिल कर सकती हैं। उसके साथ ही प्रोटीन के लिए आप दालें अपने खाने में ले सकती हैं। इसके साथ ही आपको हर तरह के ताज़े फल भी खाने में शामिल करने हैं। आपका वज़न कितना होगा? 55 के समथिंग। ठीक है। ये जैसे कि अब आपने बताया कि आप गर्भ धारण करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने वज़न की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका वज़न आपके कद व उम्र के हिसाब से एकदम सही होना चाहिए। अत्यधिक वज़न व अत्यधिक दुबलापन आपके गर्भ धारण, गर्भ अवस्था व प्रसव को कठिन बना देता है। क्या आप व आपके पति किसी प्रकार का नशा करते हैं? जी नहीं मैम। ठीक है। यदि आप व आपके पति किसी और प्रकार का नशा करते हैं, तो आपको वह नशा छोड़ देना होगा, क्योंकि इससे जब आप गर्भ धारण करेंगे तो आपके और आपके बच्चे के विकास में रुकावट पैदा हो सकती है। क्या आप कोई और अन्य प्रकार की दवाइयाँ खाती हैं किसी और चीज़ के लिए? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ठीक है। यदि आप कोई और दवाइयाँ खाती हैं तो आपको उसके लिए पहले डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। वह खुद से आपको किसी और प्रकार की दवाइयाँ व टीके नहीं लेने हैं। यदि आप किसी और बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आपको पहले डॉक्टर को बताना है कि आप गर्भ धारण के लिए तैयारी कर रही हैं। उसके साथ ही क्या आपने पहले कभी अपने खून की जाँच कराई है? नहीं मैम, ऐसे कभी तो जाँच मैंने कराई नहीं है खून की। क्या आपको पता है आपके शरीर में आपका हीमोग्लोबिन क्या है? नहीं मैम, मैंने कभी जांच कराई नहीं है, तो वो ठीक पता है। नहीं मुझे। तो अभी आपको गर्भ धारण से पहले जाना है और अपने खून की जांच करानी है। खून की जांच में आपको एक जांच करानी है इन्फेक्शन की, यानी कि संक्रमण की, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस। ये जो संक्रमण होते हैं, ये माँ से बच्चे में होने का खतरा इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको गर्भ धारण से पहले इन सारे संक्रमण की जांच करानी है। इसके साथ ही आपको अपने खून की जांच करानी है। खून में आपको अपने हीमोग्लोबिन की जांच कराना ज़रूरी है। इससे आपके शरीर में खून की कमी है या नहीं है, ये पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि थैलेसीमिया एक बीमारी है, एक खून की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो रोगी बच्चा होता है, जिसको ये बीमारी होती है, उसके शरीर में खून का निर्माण बंद हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में खून की भारी कमी होने लगती है। वह बच्चे को बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और ये जो थैलेसीमिया की बीमारी है, ये माता पिता से ही बच्चों की तरफ जाती है। तो आपको उससे पहले सारे इन्फेक्शन, सारे संक्रमण जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस व थैलेसीमिया की जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने पहले कभी अपने खून में शुगर की जांच कराई है? नहीं मैम, कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या आपको पहले कभी शुगर की शिकायत थी? नहीं मैम।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये संक्रमण की जांच कराना है, तब आप ये जांच कराने जाएं। उसके साथ ही आपको अपने खून में शुगर की जांच कराना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये आपके गर्भधारण, गर्भ अवस्था व प्रसव को कठिन बना देता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का वजन व आकार में बहुत ज़्यादा बढ़ना, बच्चा वजन और आकार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए आपको अपने खून में शुगर की मात्रा चेक कराते रहना है। जब आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो उससे 3 महीने पहले डॉक्टर की परामर्श के अनुसार आपको फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी हैं। मैम फॉलिक एसिड की टैबलेट किस लिए? ये जो फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं ये आपके बच्चे के मस्तिष्क और बच्चे के जो नर्वस सिस्टम होता है उसके विकास में मदद करती हैं। इसमें जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि जो रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, या फिर क्लेफ्ट लिप की फटा हुआ होंठ, ऐसी बीमारियों से बच्चों को बचाता है और ये बच्चों के विकास में बहुत मदद करता है। क्या आपको इससे पहले कभी रुबेला की वैक्सीन लगी है? मैम ऐसे तो नहीं लगी मुझे बचपन में कोई वैक्सीन। अच्छा, क्या आपको पिछले कुछ समय में कोई वैक्सीन लगी है? नहीं मैम। ठीक है, यदि आपको रुबेला की वैक्सीन नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, पर यदि आपको अभी पिछले कुछ दिनों में रुबेला की वैक्सीन लगी है तो आपको 3 महीने के लिए गर्भ धारण नहीं करना है, क्योंकि रुबेला की वैक्सीन अभी लगने से गर्भपात होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और ये बच्चे के विकास में रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि आपको गर्भ धारण करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते मैम मैंने अपने घर पे ना मतलब गर्भावस्था की जांच करी थी तो वो पॉजिटिव आई है, तो मैं अब आपसे ना सलाह लेने आई हूँ कि मुझे अब किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको गर्भावस्था में देखभाल कैसे करनी है। आपको आरामदायक और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, ऊंची एड़ी वाली चप्पलें नहीं पहननी है, इससे आपको गिरने का खतरा रहता है। ठीक है, आप सामान्यतः शारीरिक संबंध बनाने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी गर्भपात हुआ है या गर्भपात होने का खतरा है तो आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। शुरू के 3 महीने में शारीरिक संबंध बनाने से गर्भपात का और आखिरी के तिमाही में शारीरिक संबंध बनाने से समय पूर्व प्रसव होने का खतरा रहता है। आपको लंबी दूरी की यात्रा से बचना है। आपको ऐसे वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें बहुत ज़्यादा धक्के लगते हैं। आपको यदि कहीं जाना है तो आप रेल से यात्रा करें। यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पेट के नीचे लगाना है। ज़्यादा पानी पिएं। आपको दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर तरल पदार्थ का सेवन करना है, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। जब आप सोते हैं तो आपको दाईं तरफ या सीधे होकर नहीं लेटना है, आपको बाईं तरफ करवट लेकर लेटना है। इसके अलावा आपको आराम करना है। आप दिन में कितना आराम करते हैं? मैम लगभग 1-2 घंटे कर लेती हूँ दिन में आराम। लेकिन अभी आपको कुल मिलाकर 10 घंटे आराम करना है, जिसमें से आपको 7 से 8 घंटे रात में नींद लेनी है और 2 से 3 घंटे दिन में आराम करना है। इसके अलावा आपको वजन का खास तौर पर ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान एक स्वस्थ महिला का वजन 9 से 11 किलो बढ़ता है, जो कि पहली तिमाही में 1 किलो और दूसरी और तीसरी तिमाही में 5-5 किलो वजन बढ़ता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपनी मुंह की सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, जिससे कि आपको मसूड़ों में होने वाले संक्रमण का खतरा ना बने। नमस्ते। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको गर्भावस्था के दौरान आपको कितनी बार हॉस्पिटल में विजिट करना है। WHO एक संस्था है, उसके अनुसार आपको कम से कम 4 बार विजिट करना होता है हॉस्पिटल में। उसमें जो पहला विजिट है वो आपको 8 से 12 सप्ताह के बीच में करना है, और जो दूसरा विजिट होता है वो 24 से 26वें सप्ताह में, और जो तीसरा विजिट होता है वो आपको 32वें सप्ताह में करना है, और जो लास्ट चौथा विजिट होता है वो आपको 36 से 38वें वीक में करना है। ठीक, धन्यवाद। अब मैं आपको गर्भावस्था में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए उनके बारे में बताऊंगी। तो गर्भावस्था में सबसे पहले ली जाने वाली दवा का नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड गर्भावस्था से 3 महीने पहले ही लेना शुरू कर देना चाहिए। यह बच्चे को मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के होने वाले जन्म दोषों जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इत्यादि से बचाता है। फोलिक एसिड की टैबलेट दिन में 1 बार लेनी चाहिए। इसकी मात्रा 5 मिलीग्राम होती है। गर्भावस्था में ली जाने वाली दूसरी दवा का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम की गोली दिन में 2 बार लेनी चाहिए।
हड्डियों के विकास के लिए शिशु का शरीर माँ के शरीर से ही कैल्शियम लेता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की गोली 500 मिलीग्राम की आती है, इसे दिन में 2 बार लेना चाहिए। इससे हड्डियों की मजबूती रहती है, दांत भी स्वस्थ रहते हैं। तो अब अगली दवाई के बारे में बात करते हैं, जो कि है आयरन। आयरन की मात्रा एक गोली में 100 मिलीग्राम आती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने में मदद करता है। आयरन की गोली लेने से खून की कमी से बचा जा सकता है। अगर आपको खून की कमी है तो आपको आयरन की गोली एक दिन में 1 बार लेनी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कमी है तो आपको दिन में 2 बार आयरन की गोलियां लेनी है। अब आयरन की गोली लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि या फिर खट्टे फलों का जूस लेना है, क्योंकि ये आयरन को सोखने में सहायता करते हैं। आयरन की गोली आपको दिन में 1 बार लेनी है और वो खाना खाने से 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे आप गर्भावस्था में आयरन एवं कैल्शियम दोनों दवाइयाँ ले रही हैं, तो आपको आयरन एवं कैल्शियम की दवाई लेने में 4 घंटे का गैप यानी 4 घंटे का अंतराल रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टिटनेस के टीकाकरण के बारे में। टिटनेस के टीके की पहली डोज गर्भावस्था की पहली विजिट में लगाई जाती है तथा इस टीके की दूसरी डोज गर्भावस्था में पहली डोज के 4 हफ्ते बाद लगाई जाती है। टिटनेस के टीके से प्रसव के दौरान होने वाले संक्रमण से बचा जा सकता है तथा ये माँ को प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी प्रदान करने में भी सहायता करता है। धन्यवाद।